खंड 1 भारतीय अर्थव्यवस्था परिचय अध्याय 1 आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि तथा अल्प विकसित देश, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के आर्थिक एजेंटों, व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक अध्ययन अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र मुख्य समस्या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सीमित साधनों के इष्टतम आवंटन की है। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घ काल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती है। क समग्र चरों जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें नापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ख इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसे हम आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। सामान्यतया यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 70 के दशक के पूर्व आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को सामान्यतया समान अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था, पर बाद में इनमें भेद स्थापित किया गया। आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। जहां आर्थिक समृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, आर्थिक विकास परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों से संबंधित है। जहां आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ है, वहीं आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जबकि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार हो। आर्थिक समृद्धि चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर यह अपने में साध्य नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि आवश्यक है तथा यह आर्थिक विकास की प्राप्ति में मददगार सिद्ध होगी, पर आर्थिक समृद्धि की तीव्र दर आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करेगी कि आर्थिक विकास भी ऊंचा है। ऐसा माना जाता है कि प्रति व्यक्ति आय सूचकांक जीवन की गुणवत्ता को सही रूप में नहीं प्रदर्शित करता है। अतः आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं आदि। स्पष्ट है, आर्थिक समृद्धि केवल आर्थिक परिवर्तनों या आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक नाप संभव है से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास आर्थिक तथा अनार्थिक दोनों चरों के परिवर्तन या उनमें सुधार से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि मुख्यतः एक चर आय से संबंधित है, जबकि आर्थिक विकास जो मूलतः मानव विकास ही है, सभी मानवीय वर्णों के विस्तार से संबंधित है। ये आर्थिक, अनार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक हो सकते हैं। आर्थिक समृद्धि बराबर केवल परिमाणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिनका परिमाणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास बराबर परिमाणात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है। आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गंदगी, बेरोजगारी, विषमता आदि को प्रगतिशील रूप से कम करना, अंतिम रूप से समाप्त करना है। आर्थिक विकास बहुत अधिक व्यापक अवधारणा है जो अपने में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक क्षेत्रक विकास तथा समावेशी विकास को सम्मिलित किए हुए है। मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार आर्थिक विकास मुख्यतः मानव विकास तथा लोगों के वर्ण के विस्तार, वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता में विस्तार से संबंधित है। अलाभप्रद स्थिति के लोगों को आर्थिक विकास में केंद्रीय स्थान प्राप्त है, जिनमें भावी पीढ़ी के लोग भी सम्मिलित हैं, जो हमारी वर्तमान क्रियाओं से उत्पन्न जोखिमों से गंभीर परिणामों से बहुत अधिक प्रभावित होंगे।
आर्थिक समृद्धि के मापक वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम। मुद्रा के रूप में व्यक्त आय जैसे 1000 रुपया मौद्रिक आय है, पर जब हम उसे उसकी क्रय शक्ति में व्यक्त करें तो उसे हम वास्तविक आय कहते हैं। 1 रुपये के बदले 2x का मिलना वास्तविक आय होगी। मौद्रिक आय को जब मूल्य स्तर से भाग देते हैं तो वास्तविक आय प्राप्त होती है। स्थिर मूल्य या किसी आधार वर्ष के आधार पर व्यक्त आय को हम वास्तविक आय कहते हैं। साधन लागत पर व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम सामान्यतया आर्थिक समृद्धि के माप के रूप में स्वीकार करते हैं। पर चूंकि प्रति व्यक्ति आय की गणना करते समय हम जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि की माप के लिए अधिक स्वीकार करते हैं। पर प्रति व्यक्ति आय माप की सीमाएं हैं और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि आवश्यक रूप से आर्थिक समृद्धि नहीं प्रदर्शित करेगी। जैसे यदि राष्ट्रीय उत्पाद तो स्थिर हो पर जनसंख्या की तेजी से कमी जैसे भूखमरी या भूचाल से लोगों का मरना प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ला रही है तो आर्थिक समृद्धि नहीं कही जाएगी। इसलिए बहुत से अर्थशास्त्री दोनों विधियों को समन्वित करते हैं तथा यह कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो इसे समृद्धि का सूचक कहेंगे। पर सामान्यतया आर्थिक समृद्धि की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को ही लिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद दोनों पर आधारित हो सकती है, पर सामान्यतया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को ही इसके लिए वरीयता दी जाती है। ऐसा भारत में भी किया जाता है, पर HDR 2010 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को लिया गया है, क्योंकि ऐसे देशों में जिनमें विदेशों से अधिक आय प्राप्त होती है वहां प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद आर्थिक विकास का सही चित्र नहीं खींचता। आर्थिक विकास के मापक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास की आवश्यक दशा है, क्योंकि आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि सम्मिलित है। यदि अन्य बातें समान है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि आर्थिक विकास लाएगी, पर राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय परिमाणात्मक इकाइयां हैं। ये आर्थिक समृद्धि की मापक है, पर ये इकाइयां अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास, जो अर्थव्यवस्था के गुणात्मक परिवर्तन, जो राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि से संबंधित है, माप के लिए नहीं प्रयोग में लाई जा सकती है। आर्थिक विकास एक व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव धारणा है, इसलिए इसका परिमाणात्मक माप संभव नहीं है। फिर भी इसके मापने के संबंध में अनेक प्रयोग किए गए हैं, जो किसी परिमाणात्मक चर के आधार पर नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक के आधार पर आर्थिक विकास की माप करते हैं। आर्थिक विकास के माप के 2 तरीके हैं। क निरपेक्ष मापक, ख सापेक्षिक माप। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित करते हैं। उनका अधिकारिता का दृष्टिकोण जीवन पोषण तथा आत्मसम्मान, जो आत्मसम्मान तथा अनाश्रितता से संबंधित है, को सम्मिलित करता है, जबकि क्षमता स्वतंत्रता प्रदान करने से संबंधित है। अधिकारिता कुछ कार्यों को करने की कैपेबिलिटी को जन्म देती है। स्वतंत्रता से आशय आवश्यकता, अनभिज्ञता तथा गंदगी के दोषों से मुक्ति से है। इनकी माप कुल उत्पादन या प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि से नहीं हो सकती। किसी देश के आर्थिक विकास के मापक के रूप में हम वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को ले सकते हैं। यदि इसमें वृद्धि के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार, निर्धनता, भूखमरी में कमी हो या साक्षरता तथा जीवन की प्रत्याशा में वृद्धि हो, तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि को आर्थिक विकास का सूचक माना जा सकता है। यदि हम आय वितरण में आने वाले निचले 15 से 20% लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि ज्ञात करें तथा पाए कि इसमें वृद्धि हो रही है, तो हम कुछ सीमा तक कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है तथा विकास समावेशी भी है। पर सामान्यतया प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि गुणात्मक पहलू पर प्रकाश नहीं डालती, इसलिए इसे आर्थिक विकास के माप के रूप में नहीं लेते हैं। आर्थिक विकास की माप। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। क आर्थिक विकास का आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का प्रतिपादन 1970 में विश्व बैंक ने किया। ख जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI प्रत्यागम। इस विधि को मौलिक रूप से सोचने का श्रेय जॉन टिनवर्जन 1976 को जाता है, पर इसे मॉरिस टी मॉरिस के नाम से ही जाना जाता है, जिन्होंने
2023 विकसित तथा विकासशील देशों के संबंध में अध्ययन किया तथा जीवन प्रत्याशा, 1 वर्ष की आयु LEI, शिशु मृत्यु दर IMI तथा साक्षरता बेसिक लिटरेसी इंडेक्स BLI तीनों को मिलाकर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI का निर्माण किया। PQLI इक्वल टू LEI प्लस IMI प्लस BLI by 3 into 100 तथा इस निष्कर्ष पर आए कि प्रति व्यक्ति ऊंची GNP इस बात का आश्वासन नहीं देती कि कल्याण का स्तर ऊंचा है। PQLI का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होगा, जबकि HDI जिसकी बात आगे की गई है पर अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होगा। PQLI का 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का परिचायक होगा, जबकि 0 की ओर जाना खराब स्थिति का परिचायक होगा। क्रय शक्ति समता विधि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है, क्योंकि विदेशी विनिमय दर पर आधारित आय की गणना दो देशों के बीच मूल्य स्तर संबंधी अंतरों को हमेशा स्पष्ट नहीं करेगी। वैसे इस विधि का प्रतिपादन GR कैशल ने किया, पर उन्होंने इसका प्रतिपादन विनिमय दर निर्धारण के संबंध में किया। आर्थिक विकास की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के लिए विश्व बैंक जो प्रति व्यक्ति आय का अनुमान प्रस्तुत करता है, वह एक ऑफिशियल विदेशी विनिमय दर प्रयोग में लाता है, जिसकी गणना के लिए वह 3 वर्षों के विदेशी विनिमय दर के औसत को लेता है, जिससे इसमें होने वाले आकस्मिक परिवर्तनों के प्रभाव को निरस्त किया जा सके, जैसे $1 इक्वल टू 47 रुपया। इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय सही तुलनात्मक स्थिति नहीं प्रस्तुत करती, क्योंकि भारत में 47 रुपए में जितना सामान तथा सेवा कोई क्रय कर सकता है, $1 में USA में उतना नहीं क्रय कर सकता। इसका मतलब यह है कि ऑफिशियल विदेशी विनिमय दर क्रय शक्ति की क्षमता को व्यक्त नहीं करता। इसलिए दोनों देशों की करेंसी की क्रय शक्ति की क्षमता, जैसे 10 रुपया भारत में यदि एक X प्राप्त हो तथा US में एक X $1 से प्राप्त हो, तो 10 रुपए इक्वल टू $1 आधार पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय क्रय शक्ति क्षमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय होगी। इसके अंतर्गत किसी देश की सकल राष्ट्रीय आय को किसी पूर्व निश्चित अंतर्राष्ट्रीय विदेशी विनिमय दर पर व्यक्त न करके उसे उस देश के भीतर मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के अनुसार, जहां भारत की 2010 में सकल प्रति व्यक्ति आय $1340 थी, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर $3560 रही। निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW मापक। विलियम नॉरधास तथा जेम्स टोबिन ने जीवन की गुणवत्ता में सुधार जो आर्थिक विकास का मापक है की माप के लिए मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर MEW की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलसन ने और संशोधित किया तथा इसे NEW मापक कहा। सैमुअलसन यह मत है कि NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। उनके अनुसार निवल आर्थिक कल्याण NEW इक्वल टू GNP माइनस उत्पादन की छिपी लागत तथा आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों की सेवाएं। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले बैली तथा कॉब ने 1989 में किया। MEW की धारणा जेम्स टोबिन तथा NEW की धारणा पॉल सैमुअलसन के साथ जुड़ी है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके अनेक अन्य सहयोगी अर्थशास्त्री प्रमुखता AK सेन तथा सिंगर हंस ने किया। HDI की धारणा कैपेबिलिटीज के विस्तार की अवधारणा पर आधारित है। HDI के 3 आधारभूत आयाम है: ज्ञान, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा तथा क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विषमता समायोजित मानव विकास सूचकांक, लिंगिक विषमता सूचकांक GII, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की नई धारणाओं का प्रतिपादन किया गया है। इन
इन सब की व्यापक व्याख्या खंड 3 में की गई है। HDI के विभिन्न अवधियों में मूल्य तथा अन्य देशों के HDI मूल्य के आधार पर हम किसी देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रकाश डाल सकते हैं। HDI 2016 के अनुसार ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.892 से अधिक हो वे उच्च HDI देश हैं तथा ऐसे देश जिनका HDI मूल्य 0.508 से नीचे हो तो वे देश कम HDI देश कहे जाएंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकसित देश वे देश हैं जिनकी HDI औसत रूप से 0.746 से ऊपर है, जबकि कम विकसित देश वे देश हैं जिनकी HDI 0.631 से नीचे है। इस प्रकार 0.508 से अधिक तथा 0.668 से कम HDI देश विकासशील देश होंगे। इस प्रकार किसी देश की दो अवधियों में आकलित HDI इस बात पर प्रकाश डालेगी कि उस देश में सापेक्षिक आर्थिक विकास हुआ है या नहीं। यह दो देशों की आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति पर प्रकाश डालता है, वह भी सीमित चरों के संदर्भ में। अपने में किसी देश के निरपेक्ष विकास पर प्रकाश नहीं डालता। HDI प्रभावित करने वाले चरों में अन्य देशों के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन जो HDI के चरों के अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य में परिवर्तन ला दे तो किसी देश के HDI मूल्य में परिवर्तन आ सकता है, पर यह इस पर जरूर प्रकाश डालता है कि कोई देश विश्व औसत की तुलना में मानवीय विकास की दृष्टि से उच्च, मध्यम या अल्प विकास की श्रेणी में है। HDI का स्थिर होना यह नहीं स्थापित करता कि आर्थिक विकास नहीं हुआ है और न ही बढ़ता। HDI यह आवश्यक रूप से स्थापित करता है कि आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास के माप की HDI विधि निश्चित रूप से PQLI विधि से उत्तम विधि है, क्योंकि PQLI में I को चर के रूप नहीं लिया गया है, जबकि HDI में इसको एक चर के रूप में लिया गया है, पर इसमें भी केवल 3 ही चरों को लिया गया है जो आर्थिक विकास पर पूरा प्रकाश नहीं डालते। खुशहाली। आर्थिक क्रियाओं का प्रमुख लक्ष्य लोगों के कल्याण में वृद्धि या खुशी लाना है, जो एक अत्यंत ही व्यापक तथा वस्तुनिष्ठ धारणा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि GNP या GDP की तुलना में खुशहाली GNP आर्थिक विकास का अधिक उत्तम माप सिद्ध होगी। आर्थिक चरों से निर्मित GNP खुशहाली या खुशहाली सूचकांक के द्वारा इसकी माप की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने सितंबर 2013 में 156 देशों पर आधारित हैप्पीनेस रिपोर्ट 2013 प्रकाशित की, जिसमें 6 प्रमुख कारकों को लिया गया। 1. प्रति व्यक्ति GDP, 2. स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, 3. कोई जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके, 4. जीवन संबंधी चुनावों या वर्ण के संबंध में स्वतंत्रता, 5. भ्रष्टाचार से मुक्ति, 6. उदारता। 20 मार्च 2017 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर प्रकाशित 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में पहला स्थान नॉर्वे 7.537 का था। 155 देशों की इस सूची में भारत का स्थान 122वां, चीन 79, पाकिस्तान 80 तथा भूटान 97 है। 6. भूटान खुशहाली सूचकांक। भूटान ने विकास की माप के लिए 1970 के शुरू में सकल राष्ट्रीय खुशहाली की धारणा विकसित की, पर उसने UNDP की HDI की धारणा अस्वीकार नहीं की। इसमें 4 चर थे। फर्स्ट, उच्चतर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सेकंड, सुशासन, थर्ड, पर्यावरणीय संरक्षण तथा 4, सांस्कृतिक प्रवर्तन जो नैतिक तथा आध्यात्मिक तत्वों पर आधारित हो। राष्ट्रीय प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI 2016, नॉन प्रॉफिट सोशल इम्पेरेटिव में 2016 के लिए 133 देशों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI प्रकाशित किया है। यह सूचकांक 3 प्रमुख आयामों का मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें 1. पोषण तथा मूलभूत चिकित्सा सुविधाओं, 2. पेयजल तथा स्वच्छता, 3. आश्रय तथा 4. व्यक्तिगत सुरक्षा। जीवन निर्वाह के आधार स्तंभ, 1. मूलभूत ज्ञान तक पहुँच,
2 सूचना तथा संवहन तक पहुँच। 3 स्वास्थ्य। 4 पर्यावरणीय गुणवत्ता तथा ग अवसर। 1 व्यक्तिगत अधिकार। 2 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा वर्ण। 3 सहिष्णुता तथा समावेशन। 4 उच्च शिक्षा तक पहुँच को लिया है। इसके अनुसार सामाजिक प्रगति समाज की अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति, ऐसे ब्लॉक के निर्माण जो समाज के लोगों की जीवन गुणवत्ता को पोषित रख सकने तथा उसमें वृद्धि ला सकने तथा लोगों की संभाव्य क्षमता तक प्रयोग की क्षमता में प्रगति से संबंधित है। SPI 2016 के अनुसार 90.09 अंकों के साथ फिनलैंड का स्थान पहला, इसके बाद कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा स्विट्जरलैंड का स्थान। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 30.17 अंक के साथ 133वें स्थान पर है। भारत का स्थान 53.92 के साथ 98 है। चीन का स्थान 84, ब्राजील का 46, लंका का 83, रूस का 75 तथा पाकिस्तान का 113 है। 2014 में भारत का स्थान 101 था। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक, OECD तथा यूरोपियन आयोग आर्थिक विकास की माप के लिए SPI को अपनाने पर बल दे रहे हैं। HDI तथा भूटान सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक आर्थिक विकास के मापक के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं तथा इनमें GDP प्रयोग में लाया जाता है। SPI की धारणा अमर्त्य सेन, डगलॉज, नार्थ तथा जोसेफ स्टील्स के लेखों पर आधारित है। आर्थिक विकास को निर्धारित या प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी देश का आर्थिक विकास अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से कौन कारक किसी देश की आर्थिक समृद्धि की दर को तीव्र करने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, यह अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। जैसे जर्मनी में विनियोग, USA में नवप्रवर्तन, भारत तथा चीन में विस्तृत बाजार आधार पर सामान्य रूप से विचार करने पर हम मोटे तौर निम्नांकित कारकों को अलग कर सकते हैं जो किसी देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। 1 प्राकृतिक संसाधन। 2 निवेश, पूंजी निर्माण तथा पूंजी संचयन। 3 पूंजी उत्पाद अनुपात या पूंजी गुणांक। 4 तकनीकी प्रगति। 5 अवस्थापना। 6 जनसंख्या तथा मानवीय पूंजी। 7 राजनैतिक तथा सामाजिक कारण। रॉय हेरोल्ड ने आर्थिक समृद्धि के लिए 4 निर्धारक कारक बताए। 1 जनसंख्या की वृद्धि दर। 2 पूंजी उत्पाद अनुपात। 3 औद्योगिक विकास दर। 4 बचत आय अनुपात। आर्थिक समीक्षा 2011 से 12 में प्रोफेसर कौशिक वसु ईमानदारी तथा विश्वसनीयता जिसकी कमी ही भ्रष्टाचार, सार्वजनिक व्यय से अवांछित रिसाव, कर चोरी आदि व्याप्तियों को जन्म देती है को आर्थिक विकास के कारकों में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं तथा रेखांकित करते हैं। उनके अनुसार जिन समाजों में इन गुणों का सफल विकास हुआ है वे आज सफल हैं। जिन समाजों ने इन पर ध्यान नहीं दिया है वे आर्थिक प्रगति की दौड़ में पिछड़ गए हैं। वास्तविकता यह है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में इससे जन्य समस्या ने सभी समस्याओं को दबा दिया है। हम इनमें से कुछ कारणों की जिनका ज्ञान अधिक अपेक्षित है व्याख्या कर रहे हैं।